हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में करीब हम 22-23 प्रश्न होगा टोटल इस वीडियो में। वो सारा का सारा हम इसी में देखेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो यूपीएससी, यूपीपीएससी सॉरी और बीपीएससी तीनों के लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, यूपीपीसीएस वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्योंकि इसमें फोर्थ पेपर के भी प्रश्न हैं कई सारे। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं ऐसा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे। यहाँ पे शुरू करेंगे प्रश्न। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि प्रकाश डालिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, समीक्षा कीजिए ना, समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना, वर्णन करना है, चर्चा करनी है। तो हर एक शब्द का अलग अलग मतलब होता है, तो उन सभी शब्दों पर भी हमको गौर करना चाहिए, है ना। तो हम उन शब्दों पर गौर नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रश्न को देखते हैं। ये थोड़ा सा तरीका आपका गलत है। तभी ऐसा होता है कि आप इतना सब कुछ लिख भी लेते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है कि आपका उत्तर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कई बार हम ऐसे भी ऊहापोह में की स्थिति में चले जाते हैं कि प्रश्न पूछा गया कुछ है, वो समझ में हमको कुछ और आ गया, लिख हम कुछ और दिए हैं, और जो हमने लिखा है वो कुछ का कुछ बताने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। इसमें क्लास में तो हम बताते ही रहते हैं, बीच बीच में हम सर की भी क्लास लगवाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिले, मोटिवेशन मिल जाए आपको कि सही में कैसे क्या करना चाहिए। ओ, तो ये थोड़ा सा समझने का तरीका है कि लास्ट में क्या बोला गया है उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी का जो प्रश्न है, प्रश्न है कि भाई मौर्य कला पर प्रकाश डालिए, बीपीएससी के लिए है। ठीक है, और बिहार में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि हम पहले, अभी पैटर्न बीपीएससी का चेंज हो गया है, तो हम पहले क्या करते थे, बिहार पटना कला की विशेषता बतानी होती थी, मौर्य कला की विशेषता बतानी है। ठीक है, और उसमें हम बहुत कुछ बताने लगते थे, विशेषता बतानी होती थी तो हम उसकी समीक्षा भी करने लगते थे, उसकी आलोचना भी कर देते थे, उसका पतन कैसे हुआ वो भी बताने लगते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हम बताने लगते थे। ठीक है, तो ये गलत तरीका था। फिलहाल अभी तक यही किए हैं, विशेषता बताए हैं। अब क्या है कि प्रश्न का लेवल देखिए थोड़ा सा बदल सकता है, या हो सकता है कि प्रश्न को एक दूसरे से इंटरलिंक करके दे दिया जाए। ठीक है, प्रश्न का एक तरीका अगर सोचें ऐसे ही नॉर्मल था कि पटना कला ने या पाल कला ने, किसी कोई भी एक कला पकड़ लो, ने मौर्य कला की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में मदद की, या फिर इन कलाओं ने या पटना या पाल कला ने बिहार के कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद की। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा भी प्रश्न हो जाए कि मौर्य कला की परंपराओं को पाल कला ने बरकरार रखा, साथ ही आधुनिक भारत में, आधुनिक काल में पटना कला ने इसके विकास को मूर्त रूप दिया या पूर्ण रूप दिया। ऐसा कुछ प्रश्न हो जाए तो थोड़ा सा प्रश्न का लेवल आपको समझ के रखना है। ठीक है, तरीका कुछ भी हो सकता है, तो प्रश्न को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक करके चलना होगा। आप 67 का मेंस देखे होंगे, कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। उससे पहले ऑडिटर मेंस हुआ था, उससे फिर सीडीपीओ का भी मेंस हुआ था। तो प्रश्न का लेवल कुछ
अलग है पहले की अपेक्षा, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल पहला प्रश्न है, मौर्य कला पर प्रकाश डालना है और बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो हमें पहले तो मौर्य कला के बारे में बताना है कि भारतीय कला का व्यवस्थित इतिहास मौर्य काल से ही प्रारंभ होता है। इस काल में ही पहली बार कला के क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसके चलते कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गई। ठीक है, या फिर इस परिचय को थोड़ा हम अलग तरीके से कर सकते हैं। प्राचीन काल से चली आई आ रही कला परंपराओं को, ठीक है, कला परंपराओं को मौर्य कला ने एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, जिसने लकड़ी और मिट्टी की जगह या घास फूस और मिट्टी की जगह पत्थरों ने ले ली, भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ परिचय में आप दे सकते हैं। फिलहाल अब इसके दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? राजकीय अथवा दरबारी कला, जिसमें हम राजप्रसाद के बारे में देखेंगे। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कुम्हरहार में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, जहाँ पर 84 स्तंभ युक्त सभा भवन का एक हाल प्राप्त हुआ, जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने हुए हैं, जिस पर चमकदार पॉलिश की गई है। फाहियान और एरियन ने इसे विश्व भर में अनुपम और अद्वितीय बताया है। ठीक है, स्तंभ भी हैं। स्तंभों में उत्कृष्ट उदाहरण देखा जाए धम्म लिपि युक्त हैं। सामान्य स्तंभ भी हैं, तो सामान्य स्तंभ में रामपुरवा है, बसाड़, ठीक है, और कोसम का स्तंभ लेख है। ठीक है, फिर धम्म लिपि युक्त जो है उसमें क्या क्या है? तो धम्म लिपि युक्त में देखेंगे तो दिल्ली मेरठ का है, दिल्ली टोपरा है, रामपुरवा है, सांची है, सारनाथ है, लुम्बिनी है। इन सब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्तूपों की बात करें तो स्तूप का देखो जिक्र ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है, आप ध्यान रखना। ईंट और प्रस्तर से निर्मित ठोस गुंबद होते थे। बौद्ध जैन पवित्र स्थान पर स्मारक स्वरूप में निर्मित होते थे। इनका आकार अर्धगोलाकार होता था, अंडे के आकार के होते थे। सांची भरहुत का निर्माण अशोक द्वारा, जबकि धर्मराज का जो कि तक्षशिला में है उसका निर्माण भी अशोक द्वारा करवाया गया था। धर्मराज का कहाँ है ये भी आपको पता हो गया। पाषाण वेदिकाएं बनाई जाती थी। स्तूप विहार जो होते थे पाषाण वेदिका से घिरे होते थे। यहाँ पे भग्न अवशेष मिले हुए हैं। गुहा विहार की बात करें तो गुहा विहारों को कैसे बनाया जाए? चट्टानों को काटकर कंदराओं और गुफाओं के निर्माण होते थे। अशोक और दशरथ द्वारा कराया गया बराबर की पहाड़ी, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा, लोमस ऋषि गुफा जो दशरथ द्वारा बनवाई गई, नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा भी बनवाई गई है। मूर्ति कला की बात करें तो राजकीय कला है, अशोक स्तंभ पर निर्मित हैं। लोक कला जो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। अब लोक कला के बारे में बात करें तो यहाँ पे चमकदार पॉलिश का प्रयोग होता था। दीदारगंज पटना जो कि चामर ग्राहिणी यक्षिणी की मूर्ति, बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। परखम मथुरा से यक्ष की मूर्ति मिली। राजघाट वाराणसी से त्रिमुखी यक्ष की मूर्ति मिली। धौली ओडिशा से कि हाथी की आकृति है, भूरे बलुआ पत्थरों से निर्मित होती थी। सारनाथ, मथुरा, हस्तिनापुर और कुम्हरहार में ऐसी मूर्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, मौर्य कला का प्रभाव, बिहार पर जो मौर्य कला का प्रभाव पड़ा वो क्या था ये देखते हैं। तो मौर्य कला का जब बिहार पर प्रभाव बात करते हैं ना तो हम सब क्या करते हैं, अभी की वाली बात कर लेते हैं, कभी अभी क्या हो रहा है, तो वो नहीं करना भैया, इतिहास में ही करना है। जैसे देखिए गुप्त और पाल कला में दृष्टिगोचर होती है। सारनाथ चतुर्सिंह स्तंभ का यहाँ पे प्रभाव नजर आता है। इस काल का अनुसरण करते हुए नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर, उदंतपुरी महाविहार का निर्माण हुआ। चैत्य गृहों का निर्माण हुआ। ठीक है, बौद्ध जैन स्तूप का निर्माण हुआ। यक्ष यक्षिणी मूर्तियों के आधार पर बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकरों की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लोक धर्म का प्रमुख आधार बना था ये जो आपका मौर्य काल है बिहार में। ठीक है, कुल मिलाकर मौर्य काल में न सिर्फ कला के विभिन्न रूपों का व्यवस्थित विकास हुआ, बल्कि कला के क्षेत्र में उन तत्वों का भी समावेश हुआ जो आगे चलकर निरंतर विकसित हुए और भारतीय कला परंपरा तथा सांस्कृतिक विकास के लक्षण बन सके। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी प्रश्न आप सोच सकते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न क्या है? परंपरागत क्वांटम कंप्यूटिंग में अंतर बताना है
और विभिन्न क्षेत्रों में इस क्वांटम कंप्यूटर के संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा करनी है। परिचय के रूप में देखेंगे तो क्वांटम शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 2012 में जॉन प्रेस्किल द्वारा, जिसके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर कोई भी ऐसी गणना कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है, तथा क्वांटम कंप्यूटर की गति समानांतर रूप से कार्यरत कई परंपरागत कंप्यूटर से अधिक होती है। ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। परंपरागत कंप्यूटर क्या करते हैं? परंपरागत कंप्यूटर भौतिकी के परंपरागत सिद्धांत पर काम करते हैं। ये कंप्यूटर विद्युत प्रवाह का प्रयोग करते हैं, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो क्वांटम भौतिक के नियमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बराबर में ही चलना है यहाँ पे। सामान्य कंप्यूटर क्या करता है? बिट में सूचनाओं को संग्रहित करता है भाई। प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट में से किसी एक को एक बार में अपडेट करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है कि इसमें सूचनाएं जो होती हैं क्वांटम बिट या क्यूबिक में संग्रहित करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर के संभावित अनुप्रयोग क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो बड़ी मात्रा में डाटा को संसाधित करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, खगोल विज्ञान से लेकर भाषा विज्ञान तक सभी क्षेत्रों की डाटा माइनिंग हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। इनके माध्यम से, ठीक है, पदार्थ के परमाणु तथा उप परमाणु स्तर की गणना करके नए औषध उत्पादों का विकास और अन्वेषण किया जा सकता है। ये वाला जो प्रश्न है ना, बीपीएससी का सेकंड पेपर है, ठीक है, और यूपीएससी या यूपीपीसीएस का तीसरा पेपर है ना, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो, बैंकिंग सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एनक्रिप्शन सिस्टम की कमजोरियों को दूर कर एक पूल प्रूफ तंत्र के विकास में इसका योगदान हो सकता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, वित्तीय सेवाओं तथा ट्रैफिक कंट्रोल में सहायता से प्रयोग किया जा सकता है। दुर्लभ खगोलीय गणना, अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों की वैज्ञानिक गणना की जा सकती है, ठीक है। नौवहन तकनीकी को और बेहतर बनाने तथा इससे संबंधित जटिल गणनाओं को सटीकता तथा शीघ्रता से हल करने में इसकी मदद ली जा सकती है। आंकड़ों का सुरक्षित एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों को कम करने में सहायक होता है, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पे निष्कर्ष भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भैया क्वांटम कंप्यूटिंग वर्तमान समय में तीव्रता से उभरती तकनीक है, जिसके प्रयोग से कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्रांति लाई जा सकती है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक नई पहल क्वांटम इन इनाबलेड, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट का शुभारंभ अगले एक दशक में भारत में क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। एक ये भी हो गया। अगला प्रश्न बिहार से ही संबंधित बीपीएससी का है। तो बीपीएससी के लिए क्या है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के प्रश्न हैं? पहली बात तो आर्थिक सामाजिक विषमता का मुख्य कारण क्या है, दूसरा क्या है सरकार ने जो कदम उठाए वो क्या है, फिर उनमें क्या कमियां रही हैं वो क्या है। तो 3 प्रश्न इसमें हैं। तो पहला प्रश्न वही देखते हैं। बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, परिचय के रूप में बताना है, जहाँ का आर्थिक सामाजिक ढांचा काफ़ी पिछड़ा हुआ। बिहार में व्याप्त आर्थिक सामाजिक विकास में असमानता के मुख्य कारण निम्न है। जैसे क्या क्या है भाई, अब देखो कारण पे। कृषि क्षेत्र की बदहाल स्थिति है। तो बिहार के लगभग 88%, ठीक है, जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिसकी प्रमुख 88 नहीं, अब तो 85% से भी कम जनसंख्या होगी। ध्यान रखना, अभी जो नया आंकड़ा आया है वो 85% से कम का आंकड़ा है जो गांव में रहती है, बाकी 15 दशमलव कुछ प्रतिशत जो है शहरों में रहने लग गई, ठीक है। गांव में निवास करती है, जिसकी प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का योगदान लगभग 18% के है, ठीक है। औद्योगिक पिछड़ापन है। स्वतंत्रता के समय बिहार औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे था, लेकिन झारखंड जब बना 2000 में, उसके बाद सभी प्रमुख उद्योग झारखंड में चले जाने के बाद बिहार पिछड़ गया। आधारभूत संरचना का अभाव भी है यहाँ पे। तो राज्य में सड़क, रेल, वायु यातायात की सुविधा पिछड़ी अवस्था में है, साथ ही सामाजिक आधारभूत संरचना भी पिछड़ी अवस्था में है। फिर निम्न ऋण जमा अनुपात भी है यहाँ पे। बिहार में वित्तीय संस्थाओं का विकास अन्य राज्यों की तुलना में नहीं हो पाया। ऋण जमा अनुपात काफ़ी कम होना यह दर्शाता है कि वित्तीय संस्थान बिहार के उद्योग तथा कृषि कार्यों के लिए ऋण की उपलब्धता नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। निम्न आर्थिक विकास दर है भैया, रोजगार नहीं तो विकास दर कैसे होगा। तो कृषि और उद्योग की बदहाली का असर आर्थिक विकास पर भी पड़ा है।
आगे भी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है, जिसके चलते निम्न प्रति व्यक्ति आय बचत और पूंजी निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए हुए है। ठीक है, ऊर्जा की कम उपलब्धता है, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी। तो ऊर्जा आर्थिक विकास का आधार होता है। कृषि हो या फिर उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र का विकास ऊर्जा के बिना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, बाढ़ और आर्थिक सामाजिक समस्याएं भी हैं। तो बिहार की कुल भूमि का लगभग 2/3 भाग बाढ़ से ग्रसित है। प्रत्येक वर्ष कम या अधिक मात्रा में बाढ़ आने के कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार द्वारा उठाए किए गए उपाय क्या हैं? तो एक 7 निश्चय योजना है ना, 1 और 2 दोनों है इसमें। तो सभी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने, युवा तथा महिला को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। 5 साल में 7 नए प्रोजेक्ट क्या क्या? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता सबके लिए और अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये सारी चीज़ें हैं 7 निश्चय योजना के तहत। ठीक है, कृषि रोड मैप भी है 17 से 22 तक। अब एक और दूसरा वाला भी आ गया। ठीक है, 23 से 28 तक चलेगा। तो 1.55 लाख करोड़ रुपए 5 साल के लिए निर्धारित है। ये तीसरा कृषि रोड मैप था, अब चौथा भी लागू हो गया है। ठीक है, तो बिहार स्टार्टअप नीति भी यहाँ पे सरकार द्वारा ही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 भी है, जिसमें संशोधन भी हो चुका है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान भी, ये सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ इसमें हम छोड़ दिए हैं। सरकार द्वारा ये आलोचनात्मक व्याख्या करनी थी ना, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का मतलब ये था कि सरकार के ये जो उपाय हैं ये कहाँ तक कारगर हुए हैं। ठीक है, सरकार के उपाय कारगर कहाँ तक हुए होंगे, तो इसमें ये ध्यान रखना होगा कि अच्छा, कारगर जो उतना नहीं हो पाए वो उसका कारण क्या था? तो कारण ये था कि इच्छा शक्ति का अभाव सबसे पहले ले सकते हैं, जागरूकता की कमी दे सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक स्तर निम्न है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और दे सकते हैं, सरकारी तंत्र का ढुलमुल रवैया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जोड़ सकते हैं आलोचना के रूप में। फिर उसके अलावा फिर हमें आलोचना कर रहे हैं तो हमें भाई अब थोड़ा तो मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन भी करना है, तो हमें मूल्यांकन के रूप में क्या करेंगे, इसमें हम बता देंगे हालांकि इन योजनाओं का लाभ इस स्तर पर मिला है। ठीक है, 7 निश्चय योजना का ही लाभ देखें तो भाई उसमें महिलाओं के लिए देख सकते हैं 50% आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाओं को लागू कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना है ना, जिसमें आप योजनाओं का जिक्र करते हुए आप दे सकते हैं एक योजना जो 12वीं पास है तो कितना सरकार दे रही है, ग्रेजुएट है तो कितना दे रही, तो इन सब का जिक्र आप कर सकते हैं। अंत में जाके एक निष्कर्ष आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं अलग से। प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार और उसके प्रमुख घटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, साथ ही भूमि सुधारों की धीमी प्रगति के कारणों की विवेचना करनी है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भूमि का वितरण अत्यधिक असमान था, क्योंकि भूमि का स्वामित्व कुछ ही लोगों के पास था, जिसमें ग्रामीण भारत का सामाजिक आर्थिक विकास बाधित रहा है तथा किसानों का शोषण हुआ। स्वतंत्रता के बाद भूमि स्वामित्व में सुधार, भूमि के सम वितरण, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, चकबंदी आदि के उद्देश्य से भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो इसके प्रमुख घटक क्या हैं भूमि सुधार के? पहली बात तो है घटक है बिचौलियों की समाप्ति करनी, भैया काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू स्वामित्व प्रदान करना है, भू राजस्व का नियमन करना है, जोतों की चकबंदी करवानी है, सहकारी कृषि को प्रारंभ करना है, भूमि संबंधी आंकड़ों का डिजिटलीकरण तथा उन्नतीकरण करना है। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित, मतलब आपका ये तीसरा वाला पेपर है जीएस का। ठीक है, और ये बिहार में दूसरा पेपर है। वस्तुतः भूमि सुधार के उद्देश्य अत्यधिक प्रगतिशील होने के बावजूद भी इन सुधारों की गति अत्यधिक धीमी रही है। इसके प्रमुख कारण कुछ ऐसे हैं। कृषकों और सरकारों के बीच बिचौलियों की उपस्थिति रही है, भूधृति की अपर्याप्त सुरक्षा, दृढ़ संकल्पित नीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है, भूमि संबंधी किराए की उच्च दरों का निर्धारण, भूमि संबंधी प्रोत्साहनों का अभाव रहा है, फिर भूमि धारिताओं का बड़े पैमाने पर विखंडन तथा खेती की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने में
बाधाएं भी रही हैं इसकी जिम्मेदार। ठीक है, भूमि का असमान वितरण तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का अत्यधिक निम्न होना, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती चली गई, तो बढ़ती असमानता। फिर सही और अपडेटेड भू आंकड़े की अनुपस्थिति तथा सरकारी वित्तीय सहायता की अत्यल्प उपलब्धता है। राज्य सरकार द्वारा भूमि समेकन कानून के क्रियान्वयन को अन्य अधिनियमों की तुलना में कम महत्व दिया गया। तो ये सारे मुख्य कारण हैं इसके। वर्तमान में भारतीय कृषि अपने परंपरागत अर्ध सामंती चरित्र तथा उभरते आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच संक्रमण की अवस्था है। ऐसे बदलते परिदृश्य में भूमि सुधारों के महत्व को समझना चाहिए, जिसके लिए राजनीतिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता का होना अति आवश्यक है, जिसके लिए पुराने भूस्वामित्व संबंधी कानूनों में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। इसके लिए भूस्वामी पट्टाधारकों के अवैधानिक साठगांठ को तोड़ते हुए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन कर कानून प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अधिशेष भूमि का समय वितरण सुनिश्चित कर भूधारिता तथा भूमि रिकॉर्ड को अद्यत तथा डिजिटलाइज किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, उपयुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत में भूमि सुधारों को उचित गति प्रदान की जा सकती है, जिससे ठीक है की जाएगी, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, की जा सकती है, ये संभावना हम जताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे भूमि का समय वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे नैतिक दुविधा। देखिए, जीएस का चौथा पेपर है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं भाई, यूपीपीएससी। नैतिक दुविधा क्या है? सरकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों के सम्मुख आने वाली नैतिक दुविधाओं की चर्चा करें तथा उनका उपाय भी बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं नैतिक दुविधा क्या होती है भैया। नैतिक निर्णय की ऐसी परिस्थिति जहां दो बराबर महत्व वाले विकल्पों में से किसी एक को चुनने में दुविधा होती है। वैसी स्थिति में किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य होता है, किसी एक को चुनकर पूर्व संतुष्टि मिलना संभव नहीं हो पाता। तो इस स्थिति को ही हम नैतिक दुविधा कहते हैं। यह एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल स्थिति होती है, जिसमें एक विकल्प का चयन करने पर दूसरे की अवज्ञा भी हो जाती है। लोक सेवकों को अपने सेवा काल में कई प्रकार की नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या क्या भाई, पहली बात तो प्रशासनिक विवेकाधिकार संबंधी दुविधा होती है। तो लोक सेवक सरकारी नीतियों का निष्पादक नहीं होता, बल्कि जनता के जीवन संबंधी निर्णय, कर संबंधी, आजीविका संबंधी तथा बर्खास्तगी संबंधी आदि निर्णय लेते हैं। उनके समक्ष चयन हेतु विकल्पों की अधिकता के कारण नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, भ्रष्टाचार। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोक सेवकों का अपने व्यक्तिगत लाभों के वशीभूत होकर भ्रष्टाचार के संलग्न होने की नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर भाई भतीजावाद भी है। सरकारी पदों पर अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों की नियुक्ति करवाना लोक सेवकों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। सार्वजनिक जवाबदेही की बात करें तो लोक सेवकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अदालतों तथा जनता के लिए अपने आधिकारिक कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, किंतु व्यक्तिगत लाभों को अधिक वरीयता देने के चक्कर में नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। नीतिगत दुविधा क्या होती? नीति निर्माता सामान्यतः नीति निर्माण प्रक्रियाओं में परस्पर विरोधी जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। उन्हें अपनी तरफ से एक दूसरे के हितों के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा समाज के प्रति जवाबदेह भी होना चाहिए। ठीक है, अब लोक सेवा में कदाचार और लाल फीताशाही की प्रवृत्ति को रोकने के साथ साथ ये उपाय हैं। नैतिक मानकों को लागू करना अत्यधिक जटिल मुद्दा है। नैतिक दुविधा को कम करने के लिए निम्न मार्गों को अपनाया जा सकता है। जैसे भाई, लोक सेवा में समय के साथ साथ नैतिक सिद्धांतों और नियमों के पतन को रोकने के लिए नैतिक मूल्य तथा मानकों पर पुनः संवेदीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है। दूसरा है आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कर प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सकता है। कदाचार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की उच्च प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरणों को मजबूत करना चाहिए। पूरे लोक सेवक को व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण तथा नियमों तथा कानूनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने इत्यादि गुणों का विकास करना चाहिए। वस्तुतः भारत में सिविल सेवाओं की प्रकृति अत्यधिक जवाबदेही पूर्ण तथा जनता के लिए सेवा वितरण हेतु अति आवश्यक है। ऐसे में लोक सेवकों में नैतिक दुविधा होना स्वाभाविक है, किंतु उच्च मानकों और मूल्यों के विकास से इसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब देखेंगे
भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता की पृष्ठभूमि तथा रोजगार सृजन आर्थिक विकास में श्रम सुधारों के महत्व की चर्चा करते हुए इसके क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। ये है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो जीएस का थर्ड पेपर है, और बीपीएससी देंगे तो जीएस का सेकंड पेपर आएगा। ठीक है, तो हम इसको भी देख लेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से अपना शब्द निश्चित कर सकते हैं और आप लिख के भेज सकते हैं हमें, हम चेक भी कर लेंगे, और मेंस वाले ग्रुप में आप भेज दो, चेक हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें। तो भारत में उद्योगों में तीव्रता से विकास के साथ साथ श्रमिकों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसे में नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के मूलाधिकारों तथा मानवाधिकार का हनन रोकने के लिए श्रम संहिता का होना अति आवश्यक है, जो एक तरफ श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराएगा, वहीं दूसरी ओर भारत में औपनिवेशिक, ठीक है, काल के जटिल श्रम कानूनों से मुक्ति भी दिलाएगा। लंबित श्रम सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये देखते हैं। तो लंबित सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो श्रम कानूनों में सुधारों के माध्यम से औद्योगिक संबंधों को सरल बनाना है, अर्थव्यवस्था में उत्पादकता सुधारने, उचित मजदूरी, काम करने की मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय श्रम कानूनों के संहिताकरण के माध्यम से इनकी जटिलता को कम किया जाना है। श्रम सुधारों के माध्यम से देश के संपूर्ण श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, महिला को रात्रि में काम करने की अनुमति तथा शिशु गृहों की स्थापना। फिर श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी, बीमा, अन्य सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। कानूनों के सरलीकरण और उचित क्रियान्वयन के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बढ़ना है। इसमें बाधा क्या आती है भाई? देखो, पहली बात, सबसे बड़ी बाधा असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी अपर्याप्त आंकड़ा है, तीसरा सरकारी कानून और सामाजिक सुरक्षा है, चौथा श्रमिकों का अकुशल होना है, पांचवा है जागरूकता की कमी है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष लास्ट में दे सकते हैं। वास्तव बात ये सत्य है कि भारत में श्रम सुधारों की प्रगति अत्यंत धीमी है, किंतु इन सुधारों के एक बार पूर्णतः क्रियान्वित किया जाता है तो निश्चित ही ये श्रमिक कल्याण ही नहीं बल्कि उत्पादकता में वृद्धि हेतु भी उत्तरदायी होंगे, जो भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अभूतपूर्व कदम साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, एक प्रश्न यहाँ पे और बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा? श्रम सुधारों की प्रगति भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में अभूतपूर्व कदम साबित हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा ये वाला प्रश्न, आप यही उत्तर फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नैतिक संहिता फिर से आ गया, चौथा पेपर अभी है। नैतिक संहिता क्या है, इसके लाभ चुनौतियां बताना है, फिर भारत में सिविल सेवकों के लिए इसकी आवश्यकता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो किसी संगठन द्वारा, उत्तर देखेंगे, ये भी जीएस चौथा पेपर है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। किसी संगठन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ऐसा समूह जो कि संगठन के प्राथमिक मूल्यों और उनके आचरण को नैतिक मानकों के अनुरूप संचालित करने हेतु निर्देशित करते हैं, उसे बोलते हैं नैतिक संहिता। नैतिक संहिता में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण, जवाबदेहिता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता और समानुभूति जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। आमतौर पर यह अत्यधिक व्यापक तथा गैर विशिष्ट प्रकृति की होती है, जो कि कर्मचारियों को निर्णयन प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त कार्यवाही में सक्षम बनाती है। ठीक है, लोक सेवक जनता को सेवाएं देने हेतु उत्तरदायी होते हैं और ये आधिकारिक तौर पर सरकारी संसाधनों का प्रबंधन भी करते हैं, जो कि जनता को सीधे प्रभावित करते हैं तथा जनता सरकार पर सीधे निर्भर रहती है, जिसके लिए वह लोक सेवकों से उच्च स्तरीय नैतिक आचरण की अपेक्षा करती भी है। ठीक है, चलिए अब इसके लाभ क्या हैं भाई? लाभ देखेंगे तो लोक सेवकों के कार्यों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्तिगत तथा सांगठनिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में सहायता करती है। यह लोक सेवकों को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, जो कि राजनीतिक और जन सेवा के प्रति इनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सहायता करती है। यह अस्पष्ट और अस्वीकार्य व्यवहारों को स्पष्ट करते तथा सरकारी अधिकारियों को लोक सेवा के प्रति एक विजन प्रदान करती है। ठीक है, वस्तुतः नैतिक संहिता एक अमूर्त और विस्तृत परिकल्पना है, जिसका पोषण दशकों में न होकर कई पीढ़ियों में होता है। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है, किंतु इसका पालन तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन कार्य है, अर्थात इसकी कठोर प्रकृति के कारण इसका पालन करने से लोक अधिकारी बचते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैतिक संहिता को लोचशील और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता, जो लोक सेवकों को जिम्मेदारी का एहसास कराने के साथ साथ इनकी पालन को बिना किसी अतिरिक्त दबाव सृजित किए सुनिश्चित करें तथा जनता तक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। ठीक है,
भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ लोक सेवाएं प्रशासन की मेरुरज्जु हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, वहाँ कानूनों, नियमों, विनियमों के साथ साथ नैतिक संहिता को भी अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि विधि तथा न्याय का प्रशासन स्थापित किया जा सके। तो ये प्रश्न तो यही हो गया। दूसरा प्रश्न एक और बन सकता है कि देश में विधि और न्याय का प्रशासन स्थापित करने के लिए, ठीक है, लोक सेवक लोक सेवकों के द्वारा लोक सेवकों द्वारा नैतिक संहिता अपनाए जाने की आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप ये प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भाई, 1947 के बाद से भारत में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करनी है। ये भारतीय समाज से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए खासकर, ठीक है। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के गांधीवादी चरण के दौरान हड़तालों, धरनों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतीय महिलाओं ने कई सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आंदोलनों में योगदान दिया है। तो महिलाओं की भूमिका रही है, जैसे राजनीतिक आंदोलन में बात कर लें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 याद रखना कहता है तो महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक समानता प्रदान की गई। यहाँ एक पॉइंट आपको याद हो गया पीटी के लिए, जिसका भरपूर प्रयोग भारतीय महिलाओं ने किया भी है। यद्यपि राजनीति में महिलाओं का योगदान सीमित रहा, लेकिन महंगाई विरोधी आंदोलन, जेपी आंदोलन, आदिवासी और कृषक आंदोलनों में भारतीय महिलाओं ने अहम योगदान दिया है, ठीक है। आगे बात करें सामाजिक आंदोलनों में, सामाजिक आंदोलन बात करेंगे तो भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का स्थान पदानुक्रम में निम्न स्थान पर आता है। इसके बावजूद सामाजिक आंदोलनों में इनकी भूमिका प्रमुख रही है। लैंगिक भेदभाव, हिंसा, शराब, बलात्कार, पितृसत्ता के खिलाफ आंदोलनों में भारतीय महिलाओं ने अहम योगदान दिया। सहेली, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सहेली, स्वरोजगार महिला संघ सेवा जिसको बोलते हैं, नागा मदर्स एसोसिएशन, इन महिला संगठनों ने सामाजिक आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। फिर पर्यावरणीय आंदोलन में क्या है, भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी आंदोलनों में महिलाओं की अहम भागीदारी है। और भारत में चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध पुनर्वास आंदोलन, मैती उत्तराखंड से संबंधित है, नवोदया जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका प्रशंसनीय रही है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो भारत में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है। इसके बावजूद भी भारत के प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आंदोलनों में इनकी भूमिका अत्यधिक सराहनीय है, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यही लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इसमें बाकी बहुत लंबी वीडियो नहीं हो जाएगी भाई, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो सही रहेगी, है ना, मज़ा आता है। चलो दबाव समूह देखते हैं क्या है कि ये राजनीतिक दलों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। दबाव समूहों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली विधियों की चर्चा करनी है हमें, ठीक है। बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर के लिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस के सेकंड पेपर के लिए। तो बात करेंगे ऐसा संगठन जो अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी देश की राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाते हैं। सरकार के कृत्यों, विधियों को अपने हितों के अनुकूल रखने के लिए दबाव समूह शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना से एक वर्ग और क्षेत्र के हितों के प्रभावित होने की संभावना थी, तो दबाव समूहों ने संबद्ध लोगों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान कर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया। एग्जाम्पल हो गया, दबाव समूह का निर्माण उनकी तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। दबाव समूह अस्थायी प्रकृति के होने के साथ साथ लचीले भी होते हैं, मतलब सत्ता पर दावा जताने के लिए लोगों के पास जाने की आवश्यकता इनको नहीं होती है। दबाव समूह राजनीतिक विचारधारा के अनुयायी हों ऐसा भी जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे स्वनियोजित महिला संघ ने सरकार पर महिला श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में अपनी नीतियों में सुधार के लिए सफलतापूर्वक दबाव बनाया था। ये भी एग्जाम्पल दे दिए। हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां क्या होती हैं इनकी, ये देख लेते हैं। कौन कौन सी विधि अपनाते हैं ये लोग हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां। तो पहला है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के साथ सौहार्दपूर्ण तालमेल बिठाते हैं। तो इसके माध्यम से दबाव समूह विधि निर्माताओं को विधि में कोई विशिष्ट प्रावधान लाने या हटाने के लिए प्रभावित करते हैं। दूसरा है राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करते हैं। ये चुनाव के समय और कई बार सामान्य अवधि में भी राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा वित्त पोषित राजनीतिक दल के उम्मीदवार सरकार में कार्यकारी पद भी धारण करेंगे। नौकरशाही तंत्र में के साथ घनिष्ठ संबंध होता है इनका।
पॉइंट हमने दे रखा है। दबाव समूह नौकरशाही शीर्ष उच्चाधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं ताकि वो अपने दृष्टिकोण के अनुरूप उनका समर्थन पा सकें। ठीक है, अब सरकार द्वारा समय समय पर गठित विभिन्न समितियों में वो अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। श्रमिक संघ जैसे दबाव समूह अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव का सहारा भी लेते हैं। ठीक है, अब जातिगत धार्मिक संगठनों का वित्त पोषण भी करते हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह जाति, पंथ, धर्म के उपयोग, पारंपरिक साधनों का सहारा लेते हैं तथा इसके आधार पर ऐसे संगठनों का सहारा पाने का प्रयास भी करते हैं। वे जातिगत धार्मिक संगठनों को सार्वजनिक मंचों पर धन या चंदा देकर उनका लोकप्रिय समर्थन पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दबाव समूह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन हालांकि वो लोकतंत्र को खतरे में भी डाल सकते हैं यदि वर्गवादी या संप्रदायवादी समूह जनहित को आघात पहुंचाते हों अथवा उनके द्वारा प्रयोग की जाती विधियां भ्रष्ट या भयकारी होंगी तो। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अभी बहुत सारा प्रश्न है इसमें, देख रहे हैं अभी इसमें 52 पेज है टोटल, अभी 19वें पेज ये चल रहा है। ठीक है, तो हमें लगता है कि बंद कर देना चाहिए, नहीं वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा फिर, है ना। तो अभी की वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं और फिर अगले वीडियो जो लाएंगे ना तो उसमें पूरा का पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।